तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, वो सब पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि हमारी जो बॉडी है, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, है ना, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं हम लोग, बहुत सारी एक्टिविटीज़, रीडिंग, ब्राउजिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब ये सारे एक्शंस करने के लिए हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बराबर है। अगर मैं आपको पूछूँ ये एनर्जी आती किधर से, तो आप बोलेंगे सर खाने से आती है। हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने से मिलता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज को यूज़ करके हम लोग को मिलती है एनर्जी, है ना। आप ऐसा कुछ और जवाब देंगे, बट खाली ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है क्या, है ना। कैन ओनली ग्लूकोज प्रोवाइड यू एनर्जी। तो मेरा सवाल ये है कि अकेला सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी दे सकता है क्या। अगर सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी दे सकता था तो एक मरे हुए इंसान को आप ग्लूकोज की 2 बॉटल चढ़ा दो, वो शायद भागने लगेगा, ठीक है। तो ये बात गलत है कि सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज के साथ कुछ और भी चीज़ होती है, जिसके बाद क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हम लोग दिखते बेसिकली होता क्या है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे सेल में, जो हमारा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज के साथ एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग को खाना खाने से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। सो द फूड दैट वी ईट, वी गेट ग्लूकोज फ्रॉम इट, ठीक है। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास कितना भी ग्लूकोज हो, आपके पास क्या हो, कितना भी ग्लूकोज हो, बट अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप एनर्जी नहीं बना सकते हो। इतना समझ में आया। तो ये जो रिएक्शन है, जो पूरा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि ये ऑक्सीजन आया कैसे यहाँ तक, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमारे सेल तक कैसे पहुँचा। ये जो येलो कलर का सर्कल देख रहे हो आप, वो है सेल, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ तक आया कैसे, और ऑक्सीजन कैसे हेल्प करता है ग्लूकोज से एनर्जी बनाने में, वी आर गोइंग टू डील विद दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू डील विद दैट इन दिस चैप्टर, ओके। तो अगर ये जो रिएक्शन है, मैंने जो ऊपर बताया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अगर हम लोग इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे, डिफाइन करें, तो हाउ विल इट लुक, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली रेस्पिरेशन इज, सो द रिएक्शन इन विच, ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। समझा। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। इतना समझ में, इतना क्लियर है। तो 2 चीज़ जानना है हम लोग को कि बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचा कैसे, और दूसरी चीज़ है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है रेस्पिरेशन में। इतना समझा। सो विल सी विथ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देता हूँ, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सबको हम लोग एक साथ में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो मैं यहाँ पर एक रफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने
एक सिंपल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है ह्यूमन बींग्स में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम लोग सांस लेते हैं वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉस्ट्रल से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के पीछे एक हिस्सा होता है, नॉस्ट्रल के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नेज़ल चेम्बर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नेज़ल चेम्बर बोलते हैं। इतना समझा? नेज़ल चेम्बर के बाद यहाँ पर आता है नीचे माउथ, ठीक है। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे अगर आप ये पिंक कलर की चीज़ देखोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग लैरिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद ये जो ब्लू कलर का पाइप है, यहाँ पर ना ऐसे रिंग होते हैं, तो जो रिंग वाला ब्लू कलर का पाइप है दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। इतना समझा? फिर देखो ट्रैकिया आगे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो ये जो दो हिस्से इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? ब्रोंकाई। तो जो एक सिंगल पाइप है उसको बोलते हैं ट्रैकिया, बट जब वो डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। अब ब्रोंकाई जो है ना आगे आके डिवाइड होता है। कैन यू सी दिस पर्पल कलर वाली लाइन? तो इनको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो दिस पर्पल कलर की लाइन या डिवीजन ऑफ ब्रोंका इज कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद कैन यू सी दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल? तो जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रोंक्यूल के एंड में, उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एल्वियोलाई। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसके ऊपर ना ये जो लंग होता है अपना, उसके ऊपर विल फाइंड अ मेम्ब्रेन लाइक दिस। लंग के ऊपर ना एक कोटिंग होती है ऐसे, तो जो लंग के ऊपर जो कोटिंग होती है ना उसका एक स्पेशल नाम है। दिस कोटिंग इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके। तो मैंने जो यहाँ पर डायग्राम बनाया और जो लेबलिंग की है दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट इज व्हाट? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो बॉडी के वो सारे ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वापस से मैं बोलता हूँ, बॉडी के वो सारे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं सबको साथ में मिला के हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप इतना समझ में आ रहेगा आप लोग को। अभी हम लोग एक एक करके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद नॉस्ट्रल फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग नॉस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So the very first thing is nose, ठीक है। So it is something like this, okay। तो नोज़ होता है, नोज़ के यहाँ पर नीचे एक ओपनिंग होती है, ठीक है। नोज़ के यहाँ पर क्या होता है? नीचे एक ऐसी ओपनिंग होती है। तो नोज़ की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नॉस्ट्रल। तो हम लोग यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं, ओपनिंग ऑफ द नोज़, opening of the nose is called as nostril। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल बोलते हैं। इतना समझा? अभी नॉस्ट्रल को अगर पीछे से देखें ना तो नॉस्ट्रल के पीछे ना एक ऐसा हिस्सा होता है, एक पाइप होता है और एक रीजन होता है पीछे, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है नॉस्ट्रल के पीछे का हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं नेज़ल चेम्बर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नेज़ल चेम्बर। So the region behind the nostril is called as nasal chamber, ठीक है। I will write that point too। तो the region behind the nostril is called as nasal chamber। कितना समझा? ये क्लियर है? ये दो पॉइंट समझा, ठीक है। अभी जो अपना नेज़ल चेम्बर होता है ना उसके बीच में लाइक अगर किसी की नोज़ में ऐसे सामने से बनाओ, ऐसे अगर ये किसी की नोज़ है जो मैंने ऐसे सामने से बनाई है, इसका इधर मुंह है ऐसे, ठीक है, इधर दो आँखें, तो अगर नोज़ को मैं सामने से बनाऊँ ना तो नोज़ के बीच में, ठीक है, यहाँ पर बीच में देयर इज अ पार्टीशन। बीच में क्या होता है? पार्टीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसेंथमोइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मेसेंथमोइड कार्टिलेज, ठीक है। तो नोज़ के बीच में क्या होता है? देयर इज अ पार्टीशन विच इज़ कॉल्ड एज मेसेंथमोइड
कार्टिलेज। ये मीसेंथमाइड कार्टिलेज क्या करता है, जो अपना नेजल चेम्बर होता है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट चेम्बर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द लेफ्ट चेम्बर, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो जो नेजल चेम्बर होता है उसके बीच में क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है, एक पार्टीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीसेंथमाइड कार्टिलेज। इतना समझा। अब मैंने जो बताया कि नेजल चेम्बर जो है वो 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, राइट पार्ट में और एक लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। सो द नेजल चेम्बर हैज़ गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, द राइट पार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट, ठीक है। अगर हम लोग अब साइड में से देखें ना नोज़ को, तो नोज़ को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने हिस्से में, नेजल चेम्बर को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। ये जो स्टार्टिंग का हिस्सा होता है ना, ये जो स्टार्टिंग का हिस्सा होता है, एक ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। ये जो पीछे का हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रीजन। यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा और पीछे जाएंगे ना तो यहाँ पर एक हिस्सा होता है, इधर एक यहाँ हिस्सा होता है, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज, ये जो एकदम ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। तो बेसिकली हम लोग ने क्या किया, नेजल चेम्बर को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो नेजल चेम्बर इज बेसिकली divided into 3 parts. It is divided into 3 parts. The first part is called as the vestibule, ठीक है। पहले हिस्से को वेस्टिब्यूल बोलते हैं, दूसरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन, और जो थर्ड हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। तो ये 3 पार्ट किसके हैं, ये 3 पार्ट है नेजल चेम्बर के। इतना समझा। फर्स्ट स्टडी अबाउट वेस्टिब्यूल, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पर से नॉस्ट्रल चालू होता है, तो नॉस्ट्रल का जो सबसे पहला हिस्सा है दैट इज़ द वेस्टिब्यूल। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल का पहले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इतना समझा। अभी इसका जो हिस्सा होता है, जो इसकी स्किन होती है ना वेस्टिब्यूल की, उसमें ना छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। सो द स्किन ऑफ द वेस्टिब्यूल हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो इट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सीलिया। तो द वेस्टिब्यूल हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज सीलिया। इतना समझा। अब ये सीलिया का काम क्या होता है पता है, नोज़ में वाइल रेस्पायरिंग हम लोग क्या करते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल भी अंदर चला जाता है, ठीक है। तो सीलिया हेल्प्स इन ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स। सीलिया हेल्प्स in trapping डस्ट पार्टिकल। इतना समझा, ये क्लियर है, ओके। इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी रीजन। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रीजन के फीचर्स देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी रीजन में क्या क्या होता है। सो इट इज़ द सेकेंड पार्ट, हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं दैट दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी रीजन, सेकेंड पार्ट ऑफ नेजल चेम्बर, ठीक है। अभी रेस्पिरेटरी रीजन जो होता है ना इट इज़ हाईली वास्कुलर का मतलब होता है इट कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स। ये टर्म पहले भी आपने सुना होगा, हाईली वास्कुलर का मतलब, ठीक है। तो वास्कुलर का मतलब इट कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स। तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है तो इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पर बहुत सारा ब्लड फ्लो करता रहेगा, है ना, रेस्पिरेटरी रीजन में। तो जो ब्लड फ्लो होता है ना उसका काम क्या होता है पता है, जो अपना एयर होता है उसको ना वार्म कर देना। इट हेल्प्स इन वार्मिंग द एयर, वो एयर को थोड़ा सा वार्म कर देता है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है।
ठीक है। सो रेस्पिरेटरी रीजन इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर नॉस्ट्रल। इट इज़ हाईली वास्कुलर, मतलब उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है और वो एयर को थोड़ा सा वार्म करने में हेल्प करता है। इतना समझा, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द नेजल चेम्बर, दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, ये हो गया अपना ऑल्फैक्टरी रीजन। तो ऑल्फैक्टरी रीजन जो है बेसिकली, ऑल्फैक्टरी रीजन जो है वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। इफ़ यू सी, सारे हिस्सों में सबसे ऊपर कौन सा? ऑल्फैक्टरी रीजन। सो इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट, इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेम्बर। तो नेजल चेम्बर का वो सबसे ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है बताएं, यहाँ पर ना सेंसिंग सेंसर्स होते हैं, मतलब यहाँ पर ना ऐसे स्मेल डिटेक्टिंग सेंसर होते हैं। क्या होते हैं? स्मेल डिटेक्टिंग सेंसर्स। अभी अपने को पता है सेंसर बेसिकली क्या होता है। सेंसर ऐसा चीज़ होता है जो स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को मालूम है कि नोज़ का काम क्या है, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग स्मेल। तो वो काम कौन करता है? ऑल्फैक्टरी रीजन करता है। ठीक है, इतना समझा, इतना क्लियर है। ठीक है, सो वी आर डन विथ नेजल चेम्बर। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फेरिंग्स। तो नेजल चेम्बर के बाद इफ़ यू गो बैक टू द डायग्राम, अगर हम लोग एक बार डायग्राम देखें वापस से, ठीक है, तो नॉस्ट्रल पढ़ा हम लोग ने, नॉस्ट्रल के बाद नेजल चेम्बर आता है, नेजल चेम्बर के बाद आता है फेरिंग्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फेरिंग्स। ओके, सो फॉर स्टडिंग फेरिंग्स मेरे को डायग्राम जो है वो थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, सो दैट आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ओके, डायग्राम बना लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो फेरिंग्स बेसिकली क्या है? फेरिंग्स को अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ फेरिंग्स, तो आप ऐसा बोल सकते हैं द रीजन बिहाइंड द नेजल चेम्बर। तो नेजल चेम्बर के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। द रीजन बिहाइंड द नेजल चेम्बर इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। तो देखो यहाँ पर कुछ अपना नेजल चेम्बर होता है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? पूरा नेजल चेम्बर है। दिस रीजन इज नेजल चेम्बर। और उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है, ये जो येलो कलर से मैंने प्लॉट किया है ये सब क्या है? अपना फेरिंग्स है। ठीक है, इफ़ यू सी फेरिंग्स इज़ अ लॉन्ग पार्ट। फेरिंग जो है एक लंबा हिस्सा है, तो इसलिए ना हम लोग ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखो, एक ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक दूसरा हिस्सा ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक थर्ड पार्ट है, दिस इज दैट पार्ट। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिवाइडेड फेरिंग्स इनटू 3 पार्ट्स। सो फेरिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नोज़ के पीछे है। इफ़ यू सी दिस इज द नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर के जो एग्जैक्टली पीछे उसको हम लोग बोलते हैं नेजो फेरिंग्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नेजो फेरिंग्स। द रीजन ऑफ फेरिंग्स विच इज़ बिहाइंड द नॉस्ट्रल इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला जो हिस्सा है, ग्रीन वाला जो हिस्सा है, इट इज़ बिहाइंड द माउथ। ये माउथ है, माउथ के पीछे होता है, सो उसको हम लोग बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। इतना समझा? ये क्लियर है? ठीक है, अब थर्ड चीज़ जो है ना, ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स आता है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के ऊपर जो होता है, लैरिंग्स के ऊपर जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, कैन यू सी दिस पार्ट? ठीक है, तो लैरिंग्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं उसको? लैरिंगोफेरिंग्स। इतना समझे? इतना क्लियर है? तो फेरिंग्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द नेजोफेरिंग्स है ना, ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, ये वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। उसके बाद
ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ओरोफैरिंग्स। ठीक है, और जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंगोफैरिंग्स। इतना समझा, इतना क्लियर है? ठीक है, अभी ये तीनों में ना कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस है। अभी नेज़ोफैरिंग्स ना फर्स्ट पार्ट होता है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फैरिंग्स। ठीक है, ओरोफैरिंग जो है दैट इज़ द सेकेंड पार्ट। ठीक है, और जो लैरिंगोफैरिंग्स है इट इज़ द थर्ड पार्ट। इतना समझा? अभी नेज़ोफैरिंग्स वो हिस्सा है जहाँ से सिर्फ एयर पास होता है। क्या पास होता है? एयर, क्योंकि वो नोज़ के पीछे, तो ओनली एयर पासेस थ्रू इट, ओनली एयर पासेस थ्रू इट। इतना समझा? ये क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ माउथ आ जाता है, ओरोफैरिंग जो है माउथ के पीछे, तो यहाँ पर क्या होता है, फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है। तो ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है? बोथ फूड एंड एयर पासेस थ्रू देम, बोथ फूड एंड एयर पासेस थ्रू देम। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहेगा, इतना क्लियर होगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फैरिंग्स। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द लैरिंग्स। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट द लैरिंग्स। अगर आपको जानना है कि आपका लैरिंग्स एग्जैक्टली है किधर, तो आप गले पे हाथ लगाओ और बात करो, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो जो हिस्सा सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा दैट इज़ कॉल्ड एज लैरिंग्स। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमारा जो स्पीकर होता है, जैसे टीवी में स्पीकर होता है साइड में, सेम तरीके से हमारा भी स्पीकर होता है गले में। उस स्पीकर को हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का अनदर नेम इज़ वॉइस बॉक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। इतना समझा, इतना क्लियर है? बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो वो लोग के पास वॉइस बॉक्स नहीं होता है, नॉइस बॉक्स होता है, बहुत नॉइस करते हैं। तो लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द साउंड बॉक्स। इतना समझा, ये क्लियर है? ठीक है, अब लैरिंग्स की एक ख़ास बात ये है कि अगर हम लोग लैरिंग्स के ऊपर देखेंगे ना, तो लैरिंग्स के ऊपर होता है लैरिंगोफैरिंग्स। ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, ऊपर क्या रहता है लैरिंग्स के ऊपर रहता है लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। तो लैरिंग्स के ऊपर होता है लैरिंगोफैरिंग्स। ठीक है, और नीचे होता है ट्रैकिया। इतना समझा? तो वेयर इट इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड, सो इट इज़ लोकेटेड बिलो लैरिंगोफैरिंग्स एंड इट इज़ लोकेटेड अबव द ट्रैकिया। ये क्लियर? इतना समझा? नेक्स्ट, अब जो लैरिंग्स होता है ना, उसके जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ पर ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ठीक है, सो इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड। ठीक है, अब दिस वोकल कॉर्ड इज इटसेल्फ द थिंग विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड। सो व्हाट डज इट डू? इट प्रोड्यूसेस साउंड। इतना समझा? अब वोकल कॉर्ड में से जब एयर पास होती है ना, व्हेन द एयर इज पास थ्रू वोकल कॉर्ड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये साउंड जब प्रोड्यूस होता है ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो टीथ होता है, टंग होता है और जो लिप होता है, क्या क्या? टीथ, टंग और लिप्स, ये तीनों चीज़ों मिलके हम लोग के जो साउंड होता है ना, उस साउंड को वो मीनिंगफुल बनाता है। मतलब उसका कोई मीनिंग होता है। जैसे आवाज़ तो छोटा बच्चा भी करता है, बट वो साउंड का कुछ मीनिंग नहीं होता है। बट जब इंसान बड़ा होता है तो अपनी ज़बान, दांत और लिप्स की मदद से साउंड को जो है वो मॉड्यूलेट करता है, साउंड के अंदर चेंजेस लेके आता है, ताकि फिर हम लोग एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की बातें समझ सके। इतना समझा? ये क्लियर है? ठीक है, now the next part is trachea. I will move to the next topic, that is trachea.
ओके, तो विल स्टडी अबाउट ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया दिखने में ना कुछ ऐसा दिखता है। किसके नीचे होता है? लैरिंग्स के नीचे होता है। सो इट इज़ लोकेटेड बिलो द लैरिंग्स, लोकेटेड बिलो द लैरिंग्स। ठीक है, अब ट्रैकिया जो होता है ना वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, इतना समझा। अब ट्रैकिया जो होता है ना वो ईसोफेगस के आगे होता है। ईसोफेगस पता है ना क्या होता है? फूड पाइप होता है। तो आप देखोगे कि ईसोफेगस पीछे है और ट्रैकिया आगे। तो ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है। क्या ये है? विंड पाइप और पाइप। और जो पीछे देख रहे हो आप ईसोफेगस, दैट इज़ अवर फूड पाइप। तो ट्रैकिया इज लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड in front of ईसोफेगस। इतना समझा? ये 3 पॉइंट समझ में आए ट्रैकिया के बारे में, इतना क्लियर है? ठीक है, अब ट्रैकिया जो है ना वो गले से शुरू होता है। कहाँ पर से प्रेजेंट होता है वो? इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक, गले से शुरू होता है। ठीक है, एंड एक्सटेंड अप टिल मिड थोरासिक कैविटी, मिड थोरासिक कैविटी। अभी इसका मतलब क्या हो गया ये मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, किधर, यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा सपोज मैंने एक बॉडी बनाया, एक बंदे की बॉडी है ऐसी। ठीक है, यहाँ पर ना एक पार्टीशन होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। हमारे लंग्स के नीचे क्या होता है? एक पार्टीशन होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर के हिस्से को बोलते हैं थोरासिक कैविटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? थोरासिक कैविटी। और डायफ्राम के नीचे के हिस्से को बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम क्या है? पार्टीशन है विच सेपरेट्स दिस पार्ट इनटू थोरासिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। अभी थोरासिक कैविटी सपोज जितनी भी बड़ी है उसको अगर हम लोग ने बीच में से डिवाइड कर दिया, थोरासिक कैविटी को अगर बीच में से हम लोग ने एक लाइन बनाई, तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज मिड थोरासिक कैविटी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मिड थोरासिक कैविटी, मतलब थोरासिक कैविटी का बीच का हिस्सा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज मिड थोरासिक कैविटी। तो अपना जो ट्रैकिया है वो कहाँ से शुरू होता है? गर्दन से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? मिड थोरासिक कैविटी तक आता है, समझा? उसके बाद क्या होता है? वैसे डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इतना क्लियर है? ये समझ में आ मिड थोरासिक कैविटी क्या होता है। अभी जो अपना ट्रैकिया होता है ना उसके ऊपर ना ऐसे रिंग्स होते हैं। ट्रैकिया के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे रिंग्स होते हैं। सो ट्रैकिया कंटेन्स सी शेप रिंग। इट कंटेन्स सी शेप रिंग्स। मतलब यहाँ से अभी दिखने में ऐसा लगे आपको कि वो गोल रिंग होंगे, बट वो गोल नहीं है। अगर आप एक रिंग को बाहर निकालोगे तो उसका ना शेप कुछ ऐसा रहेगा। इट इज़ कॉल्ड एज सी शेप रिंग। ठीक है, और ये जो रिंग होते हैं ना दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किससे बना होता है वो? कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी। ओके, इतना क्लियर है? अगर ये रिंग गिनने जाएंगे ना एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, सपोज़ कोई एक इंसान है 18-20 साल का या उससे भी बड़ा, ठीक है, तो वो लोगों के ट्रैकिया में देयर ट्रैकिया कंटेन्स 16 to 20 रिंग्स। कितने रिंग्स होते हैं? 16 से लेकर 20 रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये रेंज के अंदर रिंग्स होते हैं। इतना क्लियर है? अब रिंग का रोल क्या? आप सोच सकते हो ये रिंग क्यों है? ये रिंग इसलिए है ताकि कभी ट्रैकिया बंद ना होते हैं। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है। अगर ट्रैकिया बंद हो गया, चपटा हो गया, तो हवा अंदर नहीं आ पाएगी एंड द पर्सन कैन डाई। इतना समझ में आ रहा है? तो रिंग्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, तो रिंग का काम क्या है? इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। मतलब ट्रैकिया जो है कोलैप्स नहीं होना चाहिए। कोलैप्स नहीं होना चाहिए का मतलब है वो चपटा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होता है वहाँ पर अपने पास सी शेप रिंग्ड होते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रैकिया। विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज द ब्रोंकाई। ठीक है।
ठीक है। अभी मैंने देखो आपको लास्ट पार्ट में क्या बताया था, कैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया आके ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये ट्रैकिया है, और जैसे ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ उसका दूसरा नाम आ जाता है, दिस 2 हिस्से आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, ब्रोंकाई। ओके, सो विल स्टडी अबाउट ब्रोंकाई नाउ। ठीक है, सो ट्रैकिया डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड होके क्या बनता है, ट्रैकिया डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकाई। ठीक है, अब 2 ब्रोंकाई होता है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई होता है और एक राइट ब्रोंकाई। सो देयर आर 2 ब्रोंकाइज, 2 ब्रोंकाइज वी हैव। ठीक है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट ब्रोंकाई। इतना समझा, ये क्लियर है। अब जो लेफ्ट ब्रोंकाई होता है ना वो लेफ्ट लंग में चला जाता है, और जो राइट ब्रोंकाई होता है वो राइट लंग में चला जाता है। इट गोज़ टू लेफ्ट लंग एंड द राइट ब्रोंकाई गोज़ टू राइट लंग। इतना समझा, ये क्लियर है। जिस तरीके से अपने ट्रैकिया को सी शेप रिंग होते हैं, सेम तरीके से ब्रोंकाइज को भी क्या होता है, सी शेप रिंग्स। इवन दे हैव, इवन ब्रोंकाई हैव सी शेप्ड रिंग। इतना समझ में आया, ये क्लियर है। ठीक है, अब ब्रोंकाई को अगर देखेंगे, ब्रोंकाई डिवाइड होता है और रीडिवाइड होता है। ब्रोंकाई क्या होता है, सपोज ये ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई डिवाइड होके बनेगा ब्रोंक्यूल्स। क्या बनेगा, ब्रोंक्यूल्स, मतलब और पतला पाइप। सो ये है तो ये डिवाइड होके और ऐसा पतला पतला बनेगा, वो और डिवाइड होके और पतला होगा, और अल्टीमेटली लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स हैव बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट बलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। वो बलून जैसे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इतना समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्रोंकाई। विल स्टडी द लास्ट पार्ट, दैट इज लंग्स। आखिरी हिस्सा पढ़ लेते हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज लंग। ठीक है, अभी मैं पढ़ाने से पहले बना लेता हूँ। तो लंग लुक्स समथिंग लाइक दिस। मैंने थोड़ा रफ डायग्राम बना दिया लंग्स का। ठीक है, एक छोटा एक मोटा हो गया, बट ठीक है, एक्चुअल में एक लंग छोटा और एक बड़ा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट लंग एंड दिस इज़ द लेफ्ट लंग। ठीक है, तो इट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स क्या होते हैं, दे आर द मेन, इट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग। इट इज़ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को याद क्या रखना है, इट इज़ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। स्पॉन्जी का मतलब स्पॉन्ज की तरह नरम होता है, और इलास्टिक का मतलब खींच सकता है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अभी लंग्स एक जगह पे रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं थोरासिक कैविटी। मैंने बताया था ना, नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर थोरासिक कैविटी होती है। सो प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट वेयर, प्रेजेंट इन थोरासिक कैविटी। ये वाला पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब जो लेफ्ट लंग होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एंड द राइट लंग इज बिगर। राइट लंग इज बिगर। तो जो छोटा लंग होता है ना वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। और जो बड़ा वाला लंग है राइट वाला, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ठीक है, तो राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड लेफ्ट लंग इज जस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बिकॉज एक लंग छोटा है और एक बड़ा है। आई होप इतना समझ में आ रहेगा। अब लंग के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन होती है, लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ मेम्ब्रेन। लंग के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग ये मेम्ब्रेन को, प्लूरल मेम्ब्रेन। अभी अगर ये प्लूरल मेम्ब्रेन को हम लोग ना जूम करेंगे, इफ़ यू जूम दिस प्लूरल मेम्ब्रेन ऐसे, तो विल सी 2 थिंग्स, एक आउटर लेयर होगा और एक इनर लेयर। मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर है। कितनी लेयर है, डबल, एक आउटर वाली और एक इनर वाली, और दोनों के बीच में ना एक फ्लूइड होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इतना समझ में, इतना क्लियर है।
तो आवर लंग्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। देर आर 2 लेयर्स ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, और दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। आई होप इतना समझ में आएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट, जो भी मैंने बताया वो सब एनाटॉमी था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होता है, कौन से ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे सारे ऑर्गन साथ में काम कैसे करते हैं, एंड द चैप्टर विल गेट ओवर। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक फॉर द नोट्स, हैंड रिटन नोट्स का मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।